खुश आमदीद दोस्तों, इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स में आपको मैं दोबारा वेलकम करता हूँ। मैंने पिछले सेक्शन में आपसे स्कैडमस मॉडलिंग फ्रेमवर्क की बात की थी और यही हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि आप दो फाइल्स खोल लें जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने इस सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे अपनी मेन स्क्रीन पे तो आपको ये नज़र आ जाएंगी। एक है फाइनेंशियल मॉडलिंग मॉड्यूल 1 वर्कबुक। ये आपकी मेन फाइल होगी, इसके अंदर आप काम करेंगे और इसके अंदर इसको आप फिल आउट करेंगे और इसको फिल आउट करके आपको समझ आ जाएगी कि ये बनता कैसे है मॉडल। दूसरी जो है ये वर्कबुक है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एनालिटिक्स, और ये एक मिसाल है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्यों अच्छी होती हैं और एक डैशबोर्ड क्या होता है। ये आपके सामने एक डैशबोर्ड बना हुआ है या एक कंट्रोल पेज बना हुआ है, इसके बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अभी आप जाएं अपनी इस फाइनेंशियल मॉडलिंग मॉड्यूल 1 वर्कबुक पे और इसके ज़रा आगे पीछे जाके फेमिलियराइज करें अपने आप को, ये जो फ़र्क टैब्स हैं। अच्छा, मैंने आपको वैसे पिछले सेक्शन में कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात की थी, तो हम कीबोर्ड सिर्फ यूज़ इस्तेमाल करेंगे इसका जायज़ा लेने में। तो अगर आप कंट्रोल पेज डाउन दबाएं, कंट्रोल पेज, ये अगर आपकी लैपटॉप पे हैं तो आपको शायद कंट्रोल फंक्शन और फिर पेज डाउन दबाना पड़े, लेकिन कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे तो आप, या कंट्रोल पेज अप दबाएंगे तो आप जो फ़र्क टैब्स हैं उन पे आप जा सकेंगे माउस का इस्तेमाल किए बगैर। माउस का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितना आप माउस का कम इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अम, दूसरी अब बात करते हैं थोड़ी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। अभी अगर आप देखेंगे कि इस पेज पे मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन है एवरेज की, ये ब्लैक है, ये जो नंबर डाला हुआ है H8 और G8 और H8 में, ये ब्लू है क्योंकि ये मैंने नंबर खुद टाइप किए हुए हैं अपने। और इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन किया ना, तो आप चाहेंगे कि वो आपके अगले साथी को भी पता हो कि ये कैलकुलेशन है, कि कहीं वो इसको गलती से इनपुट ना बना दे। अम, इसलिए होती है ये कलर कोडिंग। अब अगर आप अगर लेकिन अगर जैसे मैंने इनपुट में बदल दिया 2009 के इस रेवेन्यू को, तो बड़ा ज़रूरी होगा कि इसी वक्त मैं इसका रंग भी बदल दूं। अब ये कलर बदलने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है पेस्ट स्पेशल का, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। और अगर आप पेस्ट स्पेशल से वाकिफ़ हैं तो आपको पता है कि आप एक सेल को कॉपी करके दूसरे सेल पे जाएं जहाँ पे आपने वो फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, और अगर आप Alt+E+T दबाएंगे तो वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। इधर हम थोड़े स्लोली करते हैं इस स्टेप को। अगर आप सेल H8 पे जाके Control+C दबाएं तो ये कॉपी कर लेगा, इसलिए ये डॉटेड लाइन आ जाएगी आपके पास। अब अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है I8 पे, तो आप दबाएंगे Alt+E+T। ये टी इस आपने, अगर आप सोच रहे हैं टी कैसे आएगा, मैं ये चीज़ें याद कैसे रखूंगा, तो आप देखेंगे फॉर्मेटिंग के अंदर, फॉर्मेट्स के अंदर टी अंडरलाइन हुआ है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं पेज स्पेशल के अंदर, उसके अंदर चीज़ें अंडरलाइन हुई हुई हैं। जब भी कोई एक सेल में आपको चीज़ अंडरलाइन होती है, ऐसी नज़र आती है, तो वो आपको बता रही है कि ये एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका कीबोर्ड शॉर्टकट, सिर्फ एक अगर आप चीज़ याद कर लेना इस कोर्स में, वो है ऑल्ट की। अगर आप ऑल्ट दबाएंगे ना, तो ये जो आपके मेन्यू के सारे है ना एक्सेल में, ये लाइट अप हो जाएंगे लेटर्स के साथ। और अगर आप इन लेटर को इसके बाद ऑल्ट दबाने के बाद ये कोई लेटर दबाएंगे तो वो वाला मेन्यू खुल जाएगा, जहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक्सेल के अंदर मौजूद हैं। अब हम करेंगे ये कि जो सेल I8 है, इसका रंग हम बदलेंगे ऑल्ट के साथ। ये कंट्रोल, ये पे स्पेशल किए बगैर, तो अगर आप ऑल्ट दबाएं, H दबाएं, तो आप देखेंगे ये बहुत और सारे लेटर्स लाइट अप हो गए ऊपर। अब अगर आपने कलर पैलेट पे जाना है, तो एक तो तरीका, पुराना आपका तरीका था कि आप माउस लेके चले जाएं जहाँ पे ये कलर पैलेट है, लेकिन अगर आप FC दबाएंगे, FC का मतलब फॉन्ट कलर है यहाँ पे, अगर आप FC दबाएंगे तो आपकी ये कलर पैलेट खुल जाएगी। और फिर अगर आप अपने कर्सर से, जो अप डाउन राइट लेफ़्ट एरो कीज़ हैं, इनसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे वो कलर जो आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर लगाना चाह रहे हैं, आप ब्लू कलर सेलेक्ट करें
और इससे आपने एक सेल का कलर बदल दिया। इन कलर्स इनपुट्स को ब्लू रखना, कैलकुलेशंस को ब्लैक रखना, लिंक्स को ग्रीन रखना इंतहाई ज़रूरी एक्सरसाइज है। और ये किए बगैर आप कंट्रोल पेज नहीं बना सकते। अगर आप इस स्प्रेडशीट के सबसे राइट पे चले जाएं कंट्रोल पेज डाउन दबाते हुए, तो आपको ये कंट्रोल पेज नज़र आएगा। ये कंट्रोल पेज एक मॉडल की समरी होती है। ये बताता है कि जी मॉडल कहना क्या चाह रहा है, इस मॉडल की कहानी क्या है, और ये बनाए बगैर आप अपना एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर सकते। अब आप आए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एनालिटिक्स की फ़ाइल पे। ये जो फ़ाइल है ये एक मिसाल है कि जी कंट्रोल पेज होता क्या है। अभी मैं इधर जूम बढ़ा रहा हूँ। इसका शॉर्टकट है Alt+V Alt+V दबाएंगे और टैब दबाएंगे और नंबर कोई दबाएंगे तो आपका वो जूम लेवल बढ़ जाएगी। ये मैंने Alt+V दबाया, टैब दबाया और अब नंबर टाइप किया 100% का, तो ये जूम बढ़ गया। अभी आपको पता है कि आप ये माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें आप माउस से कर सकते हैं आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। और अगर भाई आपको याद नहीं आ रहा कि भाई कीबोर्ड कैसे करना है, तो गूगल से पूछें कि शॉर्टकट क्या है। अच्छा, इस डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये डैशबोर्ड मैंने बनाया था जब मैं ये दाऊद हरकिलिस ग्रुप के साथ काम कर रहा था। इनकी एक कंपनी है एंग्रो। उन्होंने एक बड़ा फर्टिलाइज़र का प्लांट बनाया था 2011 में, लेकिन फिर उनको गैस मिलनी बंद हो गई थी। तो हम एक एनालिसिस करना चाह रहे थे कि इस सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आधे प्लांट्स जो मारी नेटवर्क पे थे उनको गैस कुछ ज़्यादा मिल रही थी, जो सुई नेटवर्क पे थे उनको गैस कम मिल रही थी। तो हम अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे कि अगर यही लेवल ऑफ कर्टेलमेंट रहा तो यूरिया की कीमत में फ़र्क कैसे आएगा, और इससे जो सारे प्लेयर हैं फर्टिलाइज़र के उनकी अपनी आमदनी में फ़र्क कितना आएगा। और उनकी आमदनी को जहन में रखते हुए हम कुछ अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे कि इंडस्ट्री किन चीज़ों पे साथ होगी, किन चीज़ों पे साथ नहीं होगी, और इंडस्ट्री क्या करना चाहेगी। क्योंकि और ये कुछ तरीके, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की। आप पिक्चर्स बना सकते हैं जो थोड़ी मुश्किल दिखती हैं समझाने में, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस एक पेज पे नीट तरीके से डाल लें तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ये मेन पॉइंट क्या था। जी मेन पॉइंट था कि हम जानना चाह रहे थे कि यूरिया की प्राइस कितनी बढ़ सकती है, और हम ये इधर कंपेयर कर रहे हैं इस चार्ट में ग्रोस प्रॉफिट का फ़र्क कर्टेलमेंट से पहले और कर्टेलमेंट के बाद। तो अब हम बढ़ाएंगे यूरिया की प्राइस। इस क्लिकर को दबा के, ये क्लिकर कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा अगले सेक्शन में। अभी आप क्लिकर को दबाएं और यूरिया की कीमत बढ़ाएं, और आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये बदलता जा रहा है, और आपको ये बता रहा है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है उन फर्टिलाइज़र प्लांट्स का जो हमारी नेटवर्क पे हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि ये जो सुई वाले फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं इनका स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। और इसकी वजह सिंपली ये है कि उनको उतनी गैस नहीं मिल रही, तो वो यूरिया बेच नहीं पा रहे। और दूसरी चीज़ है पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में कि जो एक प्लांट की कीमत यूरिया की कीमत होती है, तकरीबन बाकी वही कीमत फॉलो करते हैं। उस दौरान तकरीबन 2000 रुपये की हो गई थी एक यूरिया की बोरी की कीमत। और ये हमारा मॉडल भी हमें उस वक्त कुछ इसी किस्म का अंदाज़ा दे रहा था, समझाने के लिए कि ये जो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री पे किस किस्म का फ़र्क पड़ेगा इस सिचुएशन से, ये जो पैदा हो गई थी उस दौरान। तो इधर आप देखेंगे कि मैंने ये कैलकुलेशंस, इनपुट्स ब्लू हैं, कैलकुलेशंस ब्लैक हैं, लिंक्स ग्रीन हैं। अगर आपने लिंक ग्रीन इसलिए होता है कि लिंक को ना आप फॉलो करना चाहते हैं, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि जी इसकी सोर्स कहाँ से आ रही है, तो ये मेरी दूसरी टैब प्री कर्टेलमेंट से आ रहा है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दबाएं। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट है जो आपको एक सेल की सोर्स पे ले जाएगा। अब आप देखेंगे सोर्स जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टन्स है, ये एक इनपुट है, और ये मैंने इनपुट लिंक की हुई थी अपनी पोस्ट कर्टेलमेंट सिनारियो पे। अगर आप वापस जाना चाहेंगे तो आप F5 दबाएं, एंटर दबाएं, तो आप उस स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। तो ये जो कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और F5 की है, ये भी बहुत ज़रूरी होंगे आपके लिए एक मॉडल को स्टडी करने में, कि ये मॉडल क्या ठीक तरीके से बना हुआ है और ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। दूसरा एक और Alt+TUT शॉर्टकट है, वो उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अभी मैं चाहूँगा कि आप आ जाएं दोबारा इस अपनी फ़ाइल पे फाइनेंशियल मॉडलिंग मॉड्यूल 1, और कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन इस्तेमाल करके आप
इसको ज़रा थोड़ा सा और स्टडी कर लें। अब आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये जो मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ इन बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, तो ये आपको लगेगा कि ये छोटी बात है, इतना ज़रूरी क्यों है ये। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, आपने अगर एक्सेलेंट होना है ना, तो आपकी आदतें एक्सेलेंट होनी चाहिए। कभी कोई क्रिकेटर उठते सारी एक्सेलेंट नहीं हो जाता। अगर वो उसकी आदतें ठीक होती हैं, टाइम से सोता है, एक्सरसाइज करता है, अपना ख्याल रखता है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ये मतलब ये मतलब साउथ एशियन क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली एक जहन में आता है क्रिकेटर, उसकी आदतें अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, और इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस में भी दिखता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बहुत सारे ऐसे और क्रिकेटर्स हैं जिनका टैलेंट शायद उसके बराबर है, लेकिन उनकी आदतें उतनी अच्छी नहीं हैं। तो आदतें, ये जो मॉडलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये वो आते हैं। अब हम बात करते हैं इस मॉडलिंग फ्रेमवर्क की। ये मैंने तब इसलिए बनाया था क्योंकि जब मैंने पहली बार मॉडल बनाया ना, तो मुझे बड़ा समझ नहीं आ रही थी मैं शुरू कहाँ से करूँ। ये मॉडलिंग फ्रेमवर्क ना एक सिरा देता है आपको मॉडल बनाने का, और ये सिरा ही कुछ ऐसे कहता है कि जी आप सबसे अच्छा यहाँ पे ना तीन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना, इनका कोई मुझे उर्दू का तर्जुमा करना नहीं आता। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये तीन बड़ी ज़रूरी स्टेटमेंट्स हैं जो हर कंपनी पब्लिश करती है और बताती है कि जी हमारे असासे कितनी है, आमदनी कितनी हुई, मुनाफा कितना हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सबसे पहले चीज़ बनानी है ना आपने इस मॉडलिंग फ्रेमवर्क में, वो है इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट के भी अंदर भी सबसे पहले जो आपने चीज़ बनानी है वो है ईबिटडा। इसका स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब जब ईबिटडा बन जाता है तो उसके बाद आप फिर मज़ीद और स्केड्यूल बनाने शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा वर्ड्स में घुमे बगैर आपको ना एक आसान मिसाल देना चाहूँगा। बिज़नेस सोचते हैं कि आपका एक सिंपल सा बिज़नेस है, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आप वो किराए पे देना चाहते हैं अपने कुछ 10-15 दोस्तों को। तो अगर आपने अपने इस मोटरसाइकिल के रेंटल बिजनेस का ईबिटडा कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आप कितनी रेट पे दे रहे हैं अपना मोटरसाइकिल। सपोज करें डेली रेट है आपका 500 रुपये, और महीने में कितने दिन ये इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम सपोज़ करें कि ये महीने में 20 दिन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम तो आपकी यानी कि 10,000 रुपये की आमदनी हो रही है। अगर आप ख़र्चा कैलकुलेट करें उस 10,000 कमाने का कितना है, तो वो आपका सारा पेट्रोल का ख़र्चा होगा और कुछ मेंटेनेंस का ख़र्चा होगा या कोई और ख़र्चे होंगे। तो आप पेट्रोल का ख़र्चा माइनस करेंगे इस 10,000 से, तो आपके पास एक ईबिटडा आ जाएगा, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। अब अगर आपने नेट इनकम तक जाना है, तो आपको पहले ये डिप्रीसिएशन एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। डिप्रीसिएशन क्या चीज़ है? अब देखें, आपने जैसे बाइक है आपकी, आपकी बाइक में हर साल कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हो रही है। आपने इसीलिए आपने जिस साल ख़रीदी होगी, लेट्स से आपने 70,000 की ख़रीदी है, जब आप 6 साल के बाद बेचेंगे तो शायद वो 70,000 से काफ़ी कम में बिके। और वो इसलिए क्योंकि चीज़ पुरानी हो जाती है। जब चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर कुछ खराबियाँ आ जाती हैं। यही है डिप्रीसिएशन। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि आप समझ लें, अगर आपकी 70,000 की बाइक है, आप कहें जी मेरी बाइक की 10 साल की लाइफ है, तो आप हर साल 7,000 काटते जाएंगे, और यही आपका डिप्रीसिएशन स्केड्यूल बन जाएगा। अब आपने डिप्रीसिएशन जब आपने माइनस कर ली, तो आप ईबीआईटी या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आ जाएंगे। और आपका गोल है कि आप अर्निंग्स यानी कि नेट इनकम तक पहुंचे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर आपने ये बाइक लेट से कर्जा लेके ली है और आप उस कर्जे पे आप सूद दे रहे हैं, तो वो सूद आप कैलकुलेट करेंगे एक सेपरेट सेक्शन में, और वो जब आप ईबीआईटी से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएंगे। और एंड में आपने फिर टैक्स कैलकुलेट करना है कि आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हैं। जब आप वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ईबीटी से, तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। अब नेट इनकम तो आ गई, लेकिन नेट इनकम आपको कहानी बताती है कि जी एक महीने में या एक पीरियड में हुआ क्या। अगर आपने जब कैश फ्लो पे जाना है, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है, वो है वर्किंग कैपिटल। ये कुछ इस तरह आप समझ लें कि सपोज़ करें आपके कुछ दोस्त हैं, वो आपको एडवांस में पैसे देते हैं, कुछ कहते हैं यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे से महीने के बाद ले लो। तो अगर आपको कोई महीने के बाद पैसे दे रहा है, लेकिन उसने आपकी बाइक का इस्तेमाल कर लिया, तो ये आपके पास एक रिसीवेबल बनेगा। इसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। और इसका ऑपोजिट ये होगा कि अगर आपने एडवांस में पेमेंट ले ली,
तो आपने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। इसको हम पेएबल नहीं कहेंगे, लेकिन ये इस तरह है कि ये आपने, अगर किसी ने आपको एडवांस में पेमेंट दी है तो ये सिर्फ तभी निकलेगी आपकी स्टेटमेंट से जब उसने आपके, जिसने आपको एडवांस में पेमेंट की थी, उसने इस बाइक का इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो लिंक है ना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो में, यही हम और बिल्ड आउट करेंगे। बाइक का तो मैं आसान एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि ये तीनों स्टेटमेंट्स चलती कैसे हैं। हम इसका जो एक्चुअल एग्जांपल करेंगे वो एक एयरपोर्ट से रिलेटेड होगा। आखिरी जो चीज़ आप बनाएंगे वर्किंग कैपिटल स्केड्यूल के बारे में के बाद, वो होगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। आप सपोज करें ये जो बाइक है आपने कर्जे पे नहीं ली, आपने एक पार्टनरशिप में लिया, आपने अपने किसी साथी से कहा कि यार मेरे साथ मिलके पैसे डालो और हम इसका जो प्रॉफिट बनेगा इस रेंटल बिजनेस से वो हम शेयर करेंगे। तो उसका फिर ये बनता है शेयर होल्डर्स इक्विटी स्केड्यूल, यानी कि पैसे किसने लगाए इस बिजनेस में और उनका आपस में क्या शेयर बन रहा है। तो ये जो कहानी है ना कि पैसे कितने लगाए, एक करंट सिचुएशन क्या है आपके बिजनेस की, एक महीने में कितने अखराजात हुए, ये कहानी सुनाती है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है, इनकम स्टेटमेंट बताती है कि एक पीरियड में हुआ क्या। बैलेंस शीट आपको बताती है कि आज की स्नैपशॉट क्या है, आज हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तकरीबन बैलेंस शीट के जो फ़र्क होते हैं उनको कैप्चर करती है, और ये तीन स्टेटमेंट्स तीनों जुड़ती हैं एक फुल फाइनेंशियल मॉडल बनाने में। इस स्लाइड पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये इनकम स्टेटमेंट है ये, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कुछ हाई लेवल कंपोनेंट्स लिखे हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर जैसे आपके बाइक एग्जांपल पे आती हैं, SG&A होगा कि आप सपोज करें आप मेन पार्टनर हैं, आप भी कुछ सैलरी ले रहे हैं इस पार्टनर इससे, तो आपकी सैलरी इस SG&A एक्सपेंस में आ जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस वहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपने ये सूद पे बाइक ली है और अगर आप सॉरी कर्जे पे बाइक ली है उस पर आप सूद दे रहे हैं तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वहाँ पे आ जाएगा। और टैक्स वो हैं जो आप अपनी आमदनी पे दे रहे हैं। अक्सर अगर आपका अगर रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो आप कैश की डीलिंग करेंगे, शायद तब आप टैक्स ना दें, लेकिन ये जान लें कि आपने अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, अगर आपने, चलें एक बाइक नहीं, आपने किसी दिन 1000 बाइकों की रेंटल का काम करना है, तो आपको एक दिन बिजनेस बनाना पड़ेगा और ये आपको फिर टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे भी टैक्स भरना आपका फ़र्ज़ है और हर शख्स को टैक्स भरना चाहिए, हर बिजनेस को टैक्स भरना चाहिए। तो इस दर आपको ना एक समझ लें एक बहुत हाई लेवल इनकम स्टेटमेंट और उसकी कैलकुलेशंस दी हुई हैं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगले 2 पेजेस पे मैंने आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो उसी तरीके से समझाई है। अब थोड़ी बात करते हैं केस स्टडी की। मैंने आपको जैसे बताया था पिछले सेक्शन में कि एक मॉडल का मकसद बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, तो मैं भी आपको बताऊं, हम भी एक मकसद को जहन में रखते हुए ये मॉडल बनाएंगे। और हमारा जो मकसद है वो है कि जी एक हवाई अड्डा है, वो पैसे रेज़ करना चाह रहा है इन्वेस्टर से, और हम वो, एक आपका कोई जानने वाला इन्वेस्टर है, वो सोच रहा है कि वो इस हवाई अड्डे में पैसे लगाए। तो आप उसको गाइड करेंगे कि क्या उसको कितने पैसे लगाने चाहिए, किस दाम पे लगाने चाहिए और उसका फ़ायदा कितना हो सकता है। ये मैंने एयरपोर्ट इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरी अम्मी है, उनका ताल्लुक़ है एक गांव से, कोटली लोहारा, सियालकोट के करीब है। सो सियालकोट से मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है और एक ज़माने में सियालकोट के जो बिज़नेसमैन, उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया था कि उन्होंने ख़ुद एयरपोर्ट बनाया था। तो उस एयरपोर्ट के लिए मैंने कुछ काम किया। तो ये जो एक स्टोरी है काफ़ी हद तक सियालकोट से इंस्पायर्ड है। ये नंबर्स उस एयरपोर्ट के हरगिज़ नहीं हैं, ये नंबर्स मेड अप हैं। लेकिन ये नंबर्स मेड अप इसलिए हैं ताकि आपके पास एक अच्छी मिसाल आ जाए और इस मिसाल को आप इस्तेमाल करके आप ये समझ पाएँ कि ये मॉडल बनता कैसे है। क्योंकि मैंने जैसे बाइक की एग्जांपल तो आपको शायद आसानी से समझ आ गई होगी। हम, मेरी कोशिश इस कोर्स में ये है कि आपके सामने कोई भी बिज़नेस मैं रख दूँ, चाहे मैं आपके सामने ठेले वाले का बिज़नेस रखूँ, चाहे मैं आपके सामने फर्टिलाइज़र का बिज़नेस रखूँ, चाहे मैं आपके सामने ऊबर का बिज़नेस रखूँ, चाहे करीम का बिज़नेस रखूँ, फूड पैंडा का बिज़नेस रखूँ, या मैं आपके सामने किसी टेक्सटाइल मिल का बिज़नेस रखूँ, तो आप उसको तोड़ सकें। क्योंकि जो फंडामेंटल जो कहानी तकरीबन सिमिलर होती है बिज़नेस की, कि वो चाहता है कि वो कम से कम अखराजात करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करे और
साथ साथ अपने लोगों का और अपनी सोसाइटी का भी भला करे। ये एक कुछ अब कहानी की शुरुआत है कि जी एयरपोर्ट की कहाँ पे है। ये मैंने एक मेड अप एग्जांपल है कि थीबीज एयरपोर्ट एशिया में कहीं है लोकेटेड। फ्रंटियर कैपिटल कॉरपोरेशन मालिक है उसकी। उसकी आज वैल्यू है 261 मिलियन, और वो तकरीबन 75 मिलियन रुपए का की रेवेन्यू करता है, यानी कि इसकी आमदनी 75 मिलियन होती है। और अब जो ये एयरपोर्ट है ये चाह रहा है कि ये एक्सपेंशन करे, ये अपनी जो बढ़ाए, यानी कि जैसे बाइक एग्जांपल में एक्सपेंशन होगी कि आपने मज़ीद और बाइक्स डाल दी है, तो इसी तरह ये एयरपोर्ट अपनी और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं एयरपोर्ट को, ताकि और जहाज़ आ सकें, ताकि इसकी आमदनी और बढ़ सके। ये भी एक बिज़नेस की एक बड़ी कोशिश होती है कि ग्रोथ, यानी कि आप हमेशा तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़ा बड़ा होना ज़्यादा अच्छा होता है, कभी कभी बड़ा होके पैसे कम भी हो जाते हैं। उसके बारे में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे जब आप ये मॉडल बनाना सीख लेंगे। ये कुछ पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, और मैंने बैलेंस शीट आपको मेड अप दी हुई है कि जी हिस्टोरिकली, यानी कि ये कैसे करा था। ये है आपके सामने कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि इसके मालिकान कौन है इस एयरपोर्ट की। तो इसके इस वक्त 4 मालिक हैं। ये करंट 13% पब्लिक के पास है, और 55% ये फ्रंटियर कैपिटल कॉरपोरेशन के पास है, और फिर ये 2 और शेयर होल्डर्स हैं, जिनके ये अगेन असल एंटिटीज़ नहीं है, ये मेड अप नाम है। ये जो एस ए एस कैपिटल, ये है आपका क्लाइंट। अब ये जो क्लाइंट है ना आपका, ये इसके पास तकरीबन 500 मिलियन रुपए हैं लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में, यानी कि एयरपोर्ट जैसे में। और ये इसकी इसकी कोशिश होती है कि इसको 20% आईआरआर, आईआरआर का अंग्रेज़ी में तर्जुमा, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका बेस्ट तरीका समझने का ये है कि ये अंदाज़ा लगाता है कि हर साल आपका रिटर्न कितना बन रहा था। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपने लेट्स से एक दिन इन्वेस्टमेंट की 100 रुपए की, और आपको अगले 4 साल कोई मुनाफा नहीं आया, लेकिन 5वें साल आपको 500 रुपये मिल गए, तो आप इसका आईआरआर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बताएगा कि तकरीबन हर साल आपका कितना मुनाफा हो रहा था। अब हम इधर इस सेक्शन को रोकते हैं, और अगली सेक्शन में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग मॉडल के तोड़ते कैसे हैं किसी भी बिजनेस के उन कंपोनेंट्स को, जिससे आप एक इनकम स्टेटमेंट बना सकें।